साथियों, अगर आप भी एक एस्पिरेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस क्लास में आपको 70 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। बहुत ही कम समय में आप ये पूरा क्लास कंप्लीट देख लोगे आज, और आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखिए, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, लेनेक ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, लेनेक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो भाई देखिएगा साथियों, जीवाणु की खोज किसने की थी, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट है, ल्यूवेनहक ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहक, जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ध्यान से देखिए, पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखना, करेक्ट आएगा शिशु रोग का। देखिए, आप जो नवजात शिशु होते हैं उसको लेकर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर के नीचे, जो भी डॉक्टर का नाम होता है उसके नीचे लिखा हुआ रहता है, देखना पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है कि वो डॉक्टर जो है वो भाई शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा शिशु रोग। अगला है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट है, इक्थियोलॉजी। राइट है ऑप्शन नंबर सी, इक्थियोलॉजी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक है वो क्या है? तो राइट है, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? तो भाई वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वात स्फीति, यानी राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयुक्त किया जाता है, यानी इनमें से किसके द्वारा जब जल में प्रदूषण फैलता है तो उसको साफ करने के लिए बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयुक्त किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, देखिए करेक्ट आंसर होगा कैडमियम के द्वारा फैले प्रदूषण को। ठीक है। अगला है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चंस आप लोग पेपर में स्किप करके चले आते हैं साथियों। तो देखिए पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है ये क्या है? तो देखिए करेक्ट आएगा एक गौण प्रदूषक। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो भाई देखिए, फ्लाई ऐश जो कि वातावरणीय प्रदूषक है जो कि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो है वो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट है, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है ये कहाँ है? तो भाई नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जिस प्रकार से अभी जल का प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई थी। यानी देखिए 1965 में साथियों जापान में मिनीमाता महामारी बहुत ही अधिक पैमाने पर फैली थी, जिसके कारण जापान में अनेक लोग मारे गए थे। पानी में इनमें से किसके प्रदूषण के कारण ये मिनीमाता महामारी या मिनीमाता रोग फैलता है? तो करेक्ट आएगा पारद, यानी पारा, मरकरी के प्रदूषण से। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या है?
तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन स्तर है उसका काम है देखिए पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करना। सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनके प्रवेश को कम करता है। अगला है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है। तो यह मार्बल केसर क्या है? देखिए राइट आएगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किसके द्वारा? तो भाई ताजमहल को सबसे अधिक क्षति किससे पहुंच रही है? तो ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से, याद रखना। अगला है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लो सकितमीयता रोग होने का कारण क्या है? यानी जो मजदूर लोहे की खान पे काम करते हैं उन मजदूरों में लो सकितमीयता नामक रोग हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो सिलिकॉन के कारण या सिलिका के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो देखिए करेक्ट आएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि हीमोग्लोबिन से जो है ना साथियों ये संयोग करती है, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये भाई डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से संयोग करती है और ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है, जिस कारण इंसान की मौत भी हो जाती है। याद रखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो इनमें से कौन सा जीव श्रृंखला है जो कि आहार श्रृंखला बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। अगला है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी 1973 में। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ये मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल क्वेश्चन है। सभी साथी इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो साथियों दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? याद रखिए इकोटोन। अगला, भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा जल विद्युत, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो इनमें से कौन सा कार्य करने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा? तो लकड़ी काटने से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? इनमें से कौन सा जल पादप है जो कि विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है? याद रखिए जल हायसिंथी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, या जल हायासिंथ, ठीक है। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए सिवाय किसके? तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए सिवाय किसके? तो ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या हो? तो देखिए इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वह वैश्विक विरासत का वन यानी यूनेस्को में शामिल वन। तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? याद रखिए ताल पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता है वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो भाई हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? याद रखिए कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो भाई केंद्रक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, गन्ने का लाल संढांध ये किसके कारण बनती है? तो गन्ने का जो लाल संढांध है ये किसके कारण बनती है, या गन्ने का जो लाल सड़न रोग है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिए देखिए कोलेटोट्राइकम के कारण, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए कोलेटो। याद रखना कोलेटोट्राइकम। अगला क्वेश्चन है, वो कवक का नाम है साथियों, याद रखना। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और जल, इन तीनों की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता इस वक्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिक भाग क्या होता है? तो देखिए पके हुए आम का खाने योग्य जो आकारिक भाग है वो होता है मध्य फल भित्ति।
निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? याद रखिए प्याज का। राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो कवकों के द्वारा जो भोज्य पदार्थ रिजर्व होते हैं वो किस रूप में संचित होते हैं? याद रखिए ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मृदा में धान की पैदावार, ये धान यानी पैडी। देखिए मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो भाई राइट आएगा एनाबिना। ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए। अगला जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो भाई जंतु विज्ञान के जनक इनमें से कौन है? तो साथियों अरस्तु। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? याद रखिए जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन। अगला है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी है, इट्रियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो साथियों देखिए वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों ही एक समान होता है वह कहलाता है हाइड्रोजन। देखिए निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है? तो भविष्य का तत्व साथियों हाइड्रोजन का कहा जाता है। हाइड्रोजन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? याद रखिएगा बोरेक्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे यसद पुष्प कहते हैं? तो भाई यसद पुष्प किसे कहते हैं साथियों? तो याद रखिए यसद पुष्प कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। कांच होता है क्या? तो देखिए कांच जो होता है ना ये अतिशीतित द्रव होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो माणिक जो लाल रंग का होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो भाई सीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जो कि भारतवर्ष में इसका सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो याद रखिएगा थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी। सोडा क्षार किसका नाम है? तो देखिए सोडा क्षार जो है ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का जो है नाम है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत क्या होता है? तो भाई लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत बिल्कुल 0 होता है, शून्य, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो भाई इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है ना उसमें कौन सा धातु होता है? उसका वायर होता है नाइक्रोम का। याद रखिए नाइक्रोम। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो याद रखिए ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो भाई आयरन ऑक्साइड का। आगे देखिए उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा पोटासियम। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? तो देखिए वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलोनियम की खोज की थी? तो राइट है मैरी क्यूरी ने। कब की थी? तो 1898 में। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कार्य करता है कौन? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? तो धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो धातु है वो है साथियों क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा कोबाल्ट का। अगला क्वेश्चन है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो देखिए जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? याद रखिए जिंक ब्लेड से। अगला है कांसा मिश्रित धातु है किसका? तो देखिए कांसा जो है ना साथियों ये तांबा व टीन का मिश्रित धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कैलोरीमीटर किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कैलोरीमीटर जो है ये तांबा का बनता है। ऑप्शन नंबर सी तांबा का।
कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों? तो याद रखिए वह द्रव्यनांक को घटाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भाई मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो साथियों देखिए आयोडीकृत लवण में पोटासियम आयोडाइड रहता है, याद रखिए। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवृत्ति फलन होते हैं किसके? तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवृत्ति फलन होते हैं किसके? तो भाई याद रखना परमाणु भार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो राइट आएगा आर्सेनिक सल्फाइड। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो क्या करते हैं? तो साथियों देखिए धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा गैसों के विसरण का नियम जो है वो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन है, देखिए अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो भाई अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्लास पसंद आया है। इस क्लास का मोटिव यही था कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप पढ़ो। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।